लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ा था। जैसे टोटल 6 टाइप्स ऑफ फोर्सेस मैंने आपको लिखवा रखे हैं। पहला जो फोर्स था वो हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट फोर्स वाज मस्कुलर फोर्स, देन सेकेंड वाज टेंशन फोर्स, थर्ड वाज नॉर्मल रिएक्शन, फोर्थ वाज स्प्रिंग फोर्स, फिफ्थ वाज कोलिजन फोर्स, और लास्ट एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट फोर्स रह गया था, एंड दैट फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शन फोर्स। तो हेडिंग डालें फ्रिक्शन फोर्स, राइट। फ्रिक्शन इज द फोर्स, friction is the force that does not opposes the motion of the body, that does not opposes the motion of the body, but opposes the relative motion of a body, opposes the relative motion of the body। तो फ्रिक्शन फोर्स जो आप लोग जानते थे, क्या होता है फ्रिक्शन फोर्स? तो फ्रिक्शन फोर्स जैसा आपको पता है, उसका मतलब था फ्रिक्शन फोर्स इज अ टाइप ऑफ फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉडी। अगर कोई बॉडी आगे की ओर चलना चाह रही है तो उसको क्या करता है? रोकता है। दैट इज ओनली फ्रिक्शन। पर मैं कह रहा हूं कि आपने ये आर्ग्यूमेंट सुना हुआ है कि अगर मान लीजिए ये मेरी बॉडी है और ये बॉडी जमीन पर रखी हुई है, किसी एक सरफेस के ऊपर रखी हुई है, अगर ये इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूं, सपोज मैंने F फोर्स इसके ऊपर लगा रखा है और ये बॉडी मूव कर रही है और दिस बॉडी स्टार्ट्स टू मूव इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट अगर उसका है तो उसको अपोज करने के लिए यहां पर पीछे की ओर एक फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्टेंस में आ जाता है। क्या आपने ऐसा भी सुना है कि अगर मान लीजिए कोई एक बॉडी एक जगह पर रखी हुई है और ये रेस्ट पर है, दिस इज एट रेस्ट, इवन इफ इट इज एट रेस्ट, अ फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स ऑन दिस बॉडी। ऐसा कुछ आर्ग्यूमेंट सुना है क्या? हैव यू हर्ड अबाउट दिस आर्ग्यूमेंट? नहीं, ये आर्ग्यूमेंट आप नहीं सुने हैं। लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो कोई बॉडी कहीं पर रुक कैसे सकती है? उसको रुकने के लिए देयर मस्ट बी सम फोर्स जो उसको रोक के रखे, नहीं तो क्या होगा? वो स्लाइड कर जाना चाहिए। ऑब्वियसली अगर आप मान लीजिए कोई बॉल है, उसको अगर आप कोई स्लिपरी बॉडी के ऊपर डाल देते हैं वो स्किड कर जाएगा, चाहे आप उस पर फोर्स लगाएं या ना लगाएं। अगर उसको आप किसी स्लिपरी बॉडी के ऊपर रख देंगे वो स्किड कर जाएगा उसके ऊपर। ग्लास के ऊपर एक बॉल को आप छोड़ दीजिए, कितना भी आप उसको अस्थिर से रखिए, माने स्टेबल होकर रखिए, छोड़ते ही वो इधर ना उधर ढुलकने लग जाता है। कौन सा ऐसा फोर्स है जो उस बॉल को होल्ड करके रख सकता है जमीन के साथ? यानी मेरा ये कहने का मतलब है कहीं ना कहीं फ्रिक्शन जो आप पढ़े थे और जो फ्रिक्शन अभी हम लोग को पढ़ना है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। एंड व्हाट इज दैट डिफरेंस? द डिफरेंस इज जो डेफिनेशन मैंने अभी आपको लिखवाया है। व्हाट डेफिनेशन अभी मैंने आपको लिखवाया है? फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट डज नॉट अपोजेस द मोशन ऑफ अ बॉडी बट अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ अ बॉडी। वो किसी भी बॉडी का रिलेटिव मोशन को क्या करता है? अपोज करता है। रिलेटिव मोशन अपोज करने का क्या मतलब होता है उसको समझते हैं। रिलेटिव मोशन मतलब सपोज दिस इज वन ऑफ द बॉडी एंड दिस इज वन ऑफ द बॉडी। ये अगर ये बॉडी आगे की ओर बढ़ रहा है तो इसका काम है ये इसको रोकेगा, अगर ये रुका हुआ है तो इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। ये जो उसका एक नेचर है किसी भी सरफेस का, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, अगर ये बढ़ना चाह रहा है, अगर यहां पे ये बढ़ना चाह रहा है, रुका हुआ है मतलब ये यहां पे बढ़ना चाह रहा है, अगर ये बढ़ना चाहेगा तो इसको रोक के रखेगा, अगर ये चल रहा है तो इसे रोकने की कोशिश करेगा, चलती हुई चीज को रोकेगा और जो चलना चाह रहा है उसे रोक के रखेगा। ये दोनों ही काम किसका होता है? फ्रिक्शन का। यानी रिलेटिव मोशन को वो अपोज करता है, न कि सिर्फ मोशन को। अगर सिर्फ मोशन को अपोज कर रहा होता तो फिर ये बॉडी रेस्ट पर कैसे है बिना फ्रिक्शन के? जरूर कोई ना कोई एक ताकत है जो उसको वहां पर रोक के रखी हुई है, और वो रोकने वाली ताकत को ही आप क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं। ज्यादा अच्छे से तब क्लियर होता है जब हम लोग फर्दर और इसके अंदर कहानी समझाऊंगा और एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, जिससे आपको ये पूरा एकदम कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि व्हाट इज दैट फ्रिक्शन। कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल करेंगे यहां पे हम लोग, जिससे हम लोग समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आप फ्रिक्शन को बोलते हैं। तो ये जो आपका फ्रिक्शन है वो क्या होता है? फ्रिक्शन इज, फॉर्मूला वाइज देखा जाए तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन।
फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। इस फ्रिक्शनल फोर्स को जो आप इज इक्वल टू के बराबर लिखते हैं तो एक कांस्टेंट डालेंगे म्यू और उसको आप n के बराबर लिखते हैं, तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू है दैट इज Fr इज इक्वल टू म्यू n, वेयर दिस म्यू इज व्हाट, दिस म्यू इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अभी स्टैटिक डायनेमिक का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसे आप कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। वेयर दिस म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, n is normal reaction and Fr is frictional force, Fr is frictional force, Fr is frictional force। एक इंपॉर्टेंट बात इस म्यू से रिलेटेड ये है कि म्यू जो है ये प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस है। दिस म्यू इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस। प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस, वाई इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस, बिकॉज आपको मैं 4-5 एग्जाम्पल देता हूं। सपोज मैं बोलता हूं कि फ्रिक्शन आपको चेक करना है ग्लास के ऊपर, फ्रिक्शन आपको चेक करना है एक मार्बल के ऊपर या टाइल के ऊपर, फ्रिक्शन आपको चेक करना है एक रफ रोड के ऊपर, फ्रिक्शन आपको चेक करना है केले के छिलके के ऊपर, फ्रिक्शन आपको चेक करना है किसी भी ऐसे सरफेस में जहां पर काई लगा हुआ है, मॉसेस लगे हुए हैं। अगर मैं इन सारे केसेस की जो बात मैं कर रहा हूं, क्या हर सरफेस पर इक्वल फ्रिक्शन होगा? नहीं। आप बताइए केले के छिलके के ऊपर अगर आपका पांव गिर जाए, लग जाए, तो क्या होगा आपके साथ? धड़ाम से गिरेंगे। तो ये जो केला का छिलका, इसका मतलब उसमें फ्रिक्शन कम है। आप काई जैसे स्लिपरी चीज पर अगर पांव डाल देते हैं, वहां पर आपका फ्रिक्शन क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। वेयरएज जब हम लोग धीरे धीरे ग्लास पर आ रहे हैं तो रिलेटिवली मॉसेस, केला का छिलका, फिर ग्लास भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है, वेरी लेस फ्रिक्शन। देन थोड़ा सा और आगे आते हैं तो मैंने आपसे कहा ग्लास के बाद एक मार्बल या टाइल, वो भी फ्रिक्शन होता है। बहुत ज्यादा पॉलिश कर दीजिएगा तो वो फ्रिक्शन लेस हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि घर में जो मार्बल टाइल हम लोग लगाते हैं तो उसमें धीरे धीरे जैसे जैसे समय बनता जाता है वैसे वैसे वो ज्यादा रुखड़ा हो जाता है। तो फिर कुछ सालों के बाद, जैसे 10 साल 5 साल के बाद, फिर से उसकी पॉलिशिंग कराई जाती है सो दैट कि उसके अंदर चमक आ जाए। पहला। दूसरा, वॉशरूम वगैरह में जो मार्बल लगा होता है उसकी प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए? वो फ्रिक्शन ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला होना चाहिए। क्यों? अगर उसमें कम फ्रिक्शन होगा और साबुन आप में, मान लीजिए आप साबुन लगा के बाथरूम से निकले या वॉशरूम से निकले, उसी टाइम अगर कोई दूसरा आदमी गया, उसको पता नहीं कि साबुन लगा हुआ है, सरफेस स्लिपरी होगा, वो क्या हो जाएगा? धड़ाम से गिर जाएगा। तो जनरली ये हमारी कोशिश रहती है जहां पर पानी ज्यादा लगता है वहां पे जो टाइल्स लगे होते हैं उस पर थोड़ा सा हम फ्रिक्शन करते हैं जानबूझ के, ताकि उस पर चलने वाला जो आदमी है वो गिरे नहीं, क्योंकि स्लिपरी होगा, पानी ज्यादा होगा तो स्लिपरी होगा, स्लिपरी होगा तो गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। थोड़ा और उससे ऊपर आइए। अब मैं कह रहा हूं कि जो सरफेस जिस पे मार्बल टाइल नहीं लगा रहता, जैसे ये वाला सरफेस जो आपका लगा हुआ है, इस सरफेस की अगर मैं बात करूं, यहां पे रिलेटिवली मार्बल टाइल से थोड़ा ज्यादा फ्रिक्शन है। और अगर हम चले गए एकदम रोड के ऊपर जहां पे पिच्ड रोड है, पिच्ड रोड में आपने देखा होगा बहुत ज्यादा फ्रिक्शन। अगर आप गिरे हो कभी साइकिल चलाते हुए तो उस फ्रिक्शन का निशान आपके हाथ पर बड़े अच्छे से बना होगा। बाई चांस अगर कभी आप साइकिल चलाते हुए गिर गए, अच्छा बालू पे गिरेंगे तो वैसा निशान आएगा? नहीं आएगा। लेकिन अगर पिच रोड पे गिरे तो, आरसीसी जो कंक्रीट रोड होता है उस पे गिरे तो, ये सब जगह पे फ्रिक्शन की मात्रा ज्यादा होती है। तो हर जगह पर डिपेंडिंग अपॉन द सरफेस द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चेंजेस। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है जो कि वैल्यू बदलता रहता है बॉडी टू बॉडी। इस प्रकार से फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है दैट इज म्यू इनटू एन के बराबर। तो ये आप लिख लिए होंगे, ये दोनों डायग्राम बना लीजिए। उसके बाद एक जनरल डायग्राम बनाते हैं। सपोज ये एक बॉडी है जिसका मास है m kg और इसके ऊपर फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो वो अभी चेक करते हैं कि क्या फ्रिक्शन होगा। उस फ्रिक्शन को निकालने के लिए पहले हम सारे फोर्सेस को दिखाते हैं। तो नीचे लग जाएगा mg, ऊपर लग जाएगा नॉर्मल, और पीछे की ओर चूंकि बॉडी रेस्ट पर हो या मूविंग हो, फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज उसके ऊपर एक्ट करता है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स उस पर लग जाएगा। अगर ऐसा है, और ये कब लगेगा फ्रिक्शन फोर्स? जब वो किस पे रखा होगा? सरफेस पे रखा होगा, जिसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या है? म्यू है। तो अगर मैं इक्वेशन को बैलेंस करूं तो कैन आई राइट n इज इक्वल टू mg, बिकॉज इन वर्टिकल डायरेक्शन और कोई फोर्सेस काम नहीं कर रहे हैं, तो n इज इक्वल टू mg के बराबर। अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स आपने क्या लिखा? म्यू इंटू n। म्यू की वैल्यू म्यू ही छोड़ देते हैं, n की वैल्यू आप क्या लिखोगे? n के बराबर। अगले स्टेप पे कहना है राइट म्यू इज इक्वल टू mg,
तो फ्रिक्शन की क्या फॉर्मूला होगा? फ्रिक्शन का फॉर्मूला होगा Fr इज इक्वल टू म्यू mg के बराबर, Fr इज इक्वल टू म्यू mg के बराबर। तो ये एक फॉर्मूला है Fr इज इक्वल टू म्यू mg के बराबर। गॉट इट? कोई डाउट है तो पूछिए। अब फ्रिक्शन जो है वो बेसिकली कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा फ्रिक्शन होता है? स्टैटिक, लिमिटिंग, डायनामिक। स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये सबने अपनी कॉपी में बना लिया। इसको कॉपी में बनाने के बाद लिखें टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन ऐसा आपने हेडिंग डाला होगा, उसके अंदर लिखिए डायनेमिक फ्रिक्शन। पहला लिखिए डायनेमिक फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे। पहले आप तीनों टाइप लिख लीजिए। वन इज डायनेमिक फ्रिक्शन, अदर इज स्टैटिक फ्रिक्शन एंड थर्ड इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। एक एक लाइन में अगर मैं इसे डिस्क्राइब करूं तो डायनेमिक फ्रिक्शन के बगल में आप लिख सकते हैं व्हेन द बॉडी इज इन मोशन। डायनेमिक फ्रिक्शन के बगल में आप लिख सकते हैं व्हेन द बॉडी इज इन मोशन। सेकेंड, स्टैटिक फ्रिक्शन के बगल में आप क्या लिख सकते हैं? व्हेन द बॉडी इज इन रेस्ट या व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। बॉडी क्या है? रेस्ट पर है। और थर्ड, लिमिटिंग फ्रिक्शन, व्हेन द बॉडी इज अबाउट टू स्टार्ट द मोशन। व्हेन द बॉडी इज अबाउट टू स्टार्ट अ मोशन। व्हेन द बॉडी इज अबाउट टू स्टार्ट अ मोशन। वहां से वो सबसे नीचे वाली बुक देना जरा, सबसे नीचे वाली। A body is about to start a motion. A body is और नीचे A body is A body is about to start a motion. अब चलिए एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आप समझ जाएं कि what is dynamic friction, what is limiting friction and what is kinetic friction. ये डस्टर है, ये हमारे एक्सपेक्टर का मॉड्यूल। अब यहां से आप देखिए ये डस्टर, देखिएगा मैं धीरे धीरे से क्या कर रहा हूं, एंगल को मैं धीरे धीरे इंक्रीज करूंगा। एक टाइम तक देखिएगा ये मूव नहीं करेगा, पर सडनली एक टाइम के बाद ये क्या करने लग जाएगा? मूव करने लगेगा। नाउ इट इज हॉरिजॉन्टल टू द सरफेस। अब देखिए धीरे धीरे मैं ना एंगल इंक्रीज कर रहा हूं। अच्छा, अभी 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 ये रेस्ट पर है, रूट चल रहा है, रेस्ट पर है। कौन सा फ्रिक्शन काम कर रहा होगा? स्टैटिक, 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 डायनेमिक। ये अभी फिर से देखिए, ये क्या है? ऐसे देखिए, ये अभी रुका हुआ चल रहा है, रुका हुआ है। आई एम इंक्रीजिंग द एंगल। अभी एक टाइम तक बढ़ रहा है, 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 बढ़ रहा है। एक टाइम पे चलने लगा। एक टाइम तो बीच में ऐसा आया होगा जब ये जस्ट अब चलना स्टार्ट करने वाला होगा। ये देखिए फिर से दिखाता हूं, मेरे को बताइएगा वो कौन सा टाइम होगा जब वो जस्ट स्टार्ट करने वाला होगा अभी चलना। चलने लग गया और चल रुका हुआ था, उसके बीच में एक क्षण जरूर ऐसा आया होगा जिस क्षण पे ये जस्ट इट वाज अबाउट टू स्टार्ट द मोशन। ठीक उसी समय पर जिस क्षण पर ये जस्ट वाज अबाउट टू स्टार्ट द मोशन, उस क्षण पर जो फ्रिक्शन लगता है उसको क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो आप लिखें सबसे पहले डायनेमिक फ्रिक्शन। आप सबसे पहले डायनेमिक फ्रिक्शन के बारे में लिखें। डायनेमिक फ्रिक्शन, मैं 3 केसेस अभी बोर्ड पर बनाता हूं। डायनेमिक फ्रिक्शन के अंदर आप लिख लिए व्हेन द बॉडी इज इन मोशन, फिर आपने लिखा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन व्हेन द बॉडी इज इन रेस्ट, और लिमिटिंग फ्रिक्शन व्हेन द बॉडी इज अबाउट टू स्टार्ट द मोशन। यहां तक लिख लिए। हेडिंग भी डालिए, क्या डायनेमिक फ्रिक्शन डालिए हेडिंग। चलिए ठीक है, हेडिंग डालिए। तो फिर डायनेमिक फ्रिक्शन को ही पहले पढ़ लेते हैं, या पहले स्टैटिक पढ़ना चाहिए था? स्टैटिक पढ़ लेते हैं। रुकिए, जैसा मैं बोलता हूं ऐसा करिए। सबसे पहले आप क्या करें, केस नंबर 1 डालें, उसके अंदर वो डायनेमिक फ्रिक्शन हेडिंग को काटिए, लिखिए केस नंबर 1। व्हाट इज केस नंबर 1? क्या क्या फॉर्मूला आपको काम में आएगा वो मैं पहले बता देता हूं, तब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और देन विल रीड एवरीथिंग। अच्छा, डायनेमिक फ्रिक्शन इज समटाइम आल्सो नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन, वो भी लिख लीजिएगा। डायनेमिक फ्रिक्शन के बगल में आप लिख लीजिएगा कि डायनेमिक फ्रिक्शन को भी कई बार हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए अब लिखिए केस 1। केस 1, दिस इज केस 1। व्हेन द बॉडी इज इन मोशन, व्हेन द बॉडी इज
इन मोशन। मुझे बताइए जब बॉडी मोशन में है उस टाइम पे जो फ्रिक्शन काम कर रहा होगा, विच टाइप ऑफ फ्रिक्शन इट इज अ डायनेमिक फ्रिक्शन। तो आप एक छोटा सा केस बनाइए जहां पर एक इस तरह से सरफेस है जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, उसके ऊपर एक बॉडी रखी हुई है, ये बॉडी इस प्रकार से रखी हुई है, दिस इज द फ्रिक्शन सरफेस हैविंग फ्रिक्शन। आगे आपने एफ एक्सटर्नल एफ लगाया, चूंकि बॉडी मोशन में है तो पीछे एक फोर्स काम कर रहा होगा दैट इज एफ डी, बॉडी का मास m था, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए, एफ बी डी फ्री बॉडी डायग्राम आपको उसका बनाना चाहिए। जब आप उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे ऑल दी फोर्सेस आप डिनोट करेंगे। पहला फोर्स जो आप डिनोट करेंगे दैट इज नॉर्मल और नीचे mg, आगे की ओर फोर्स एक्सटर्नल और पीछे की ओर फ्रिक्शन। अब जब आप इसे इक्वेट करेंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करेंगे। फोर्स जब आप बैलेंस कर रहे होंगे तो नॉर्मल इज इक्वल टू क्या आएगा, mg के बराबर, और फोर्स किसके बराबर आएगा, fr के बराबर। अब फोर्स इज इक्वल टू fr को आप क्या लिख सकते हो, म्यू इंटू एन लिख सकते हो। f इज इक्वल टू म्यू की कितनी वैल्यू है, म्यू तो यही है, और n की कितनी वैल्यू आ गई, mg, म्यू mg आप इस प्रकार से लिखते हैं। जिस टाइम पर ये बॉडी मोशन में होता है उस टाइम जो उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसे डायनेमिक वैल्यू d से डिनोट करते हैं। fr इज इक्वल टू म्यू डी इंटू mg, म्यू डी इंटू mg। इस प्रकार से जब बॉडी मोशन में रहती है तो कुछ इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, दिस इज डायनेमिक फ्रिक्शन। द वैल्यू जो अभी निकल के आया है ये जो है वैल्यू किसका है, द वैल्यू ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन, द वैल्यू ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन की वैल्यू इसके बराबर ही होगी, एफ डी इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, और वही एफ आर जो है वो म्यू डी एम जी के बराबर होगा। तो ये एफ फ्रिक्शन जो है वो किसके बराबर है, म्यू डी एम जी के बराबर, या एफ डायनेमिक भी लिख सकते थे उसके जगह पे, एफ डायनेमिक इज इक्वल टू म्यू जी एम जी। आप इसे एफ आर लिखें या एफ लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हॉरिजॉन्टली सिर्फ दो ही फोर्स काम कर रहे हैं, जितना एक्सटर्नल फोर्स है उतना ही, जितना फोर्स है उसके करस्पॉन्डिंगली ही फ्रिक्शन वहां पे लग रहा है। व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, केस नंबर 2, व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, जब बॉडी हमारा किस पर है, रेस्ट पर है। अगर बॉडी हमारा रेस्ट, हाँ कोई डाउट है, अब अगर बहुत एकदम बिल्कुल डिटेल में लिखा जाए तब तो पूरा इक्वेशन लिखेंगे, अगर इधर तो लिखेंगे f माइनस एफ आर इज इक्वल टू m इंटू ए। तो यहाँ पे तो पूरा, अगर चूंकि अगर मैं ये लिखूं यहाँ पे जैसा आपने कहा कि अगर सर f तो बड़ा होना चाहिए एफ आर से बिकॉज द बॉडी इज इन मोशन, अगर ऐसा होगा तो बॉडी फिर क्या होगा, एक्सीलरेशन से मूव कर रहा होगा तो आगे एक एक्सीलरेशन आएगा। तो नेट इक्वेशन अगर हॉरिजॉन्टल लिखेंगे तो आएगा f माइनस एफ आर इज इक्वल टू m इंटू ए के बराबर। ये आपका एक्चुअल इक्वेशन बनेगा, पर हम लोग अभी ये देख रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि ये एग्जैक्टली उतना ही है जितना फ्रिक्शन है, उससे ज्यादा बड़ा नहीं हुआ है। अगर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस समझ लीजिए, क्योंकि अगर मान लीजिए ये इससे बड़ा हुआ तो बॉडी फिर किस में आ जाएगा, एक्सीलरेशन में, और अगर एक्सीलरेशन में आया तो नेट इक्वेशन क्या लिखेंगे, f माइनस एफ आर इज इक्वल टू एम ए के बराबर। एफ आर किसके बराबर होता है, म्यू डी के बराबर। तो अगर पूरा इक्वेशन आप लिखेंगे तो लिखेंगे f माइनस म्यू डी एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो ये आपका टोटल इक्वेशन आ जाएगा। तो मोशन में अगर हम अज्यूम कर रहे हैं तो यहाँ पे ये हमारा एजम्पशन था, अगर मैंने ये डायरेक्टली लिख दिया f इज इक्वल टू एफ आर, मतलब जस्ट इट वाज अबाउट टू स्टार्ट। अब ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन है, इसलिए लिमिटिंग वैल्यू को ही आप डायनेमिक फ्रिक्शन तब बोलते हैं जब इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन। तो मेरा ये अजम्पशन था। अगर अब ये मान रहे हैं कि नहीं, आप इस ऐसा भी कर सकते हैं कि इसके अंदर भी आप दो केस बना सकते हैं, एक जब ये किसके बराबर हो, फर्स्ट केस जब ये इसके बराबर हो जाए, और सेकंड केस जब ये इससे क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। अगर बड़ा होगा तो ये वाली इक्वेशन लिखेंगे और बराबर होगा तो ये वाली इक्वेशन लिखेंगे। ऑब्वियसली ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आनी चाहिए। गॉट इट? क्या बोला उन्होंने, आपको समझ में आया? अगर ये बराबर हो गया तब तो ये सारी चीजें वैलिड होगी, लेकिन अगर बड़ा हुआ तो फिर f माइनस एफ आर इज इक्वल टू एम ए का इक्वेशन लागू हो जाएगा। तो दोनों डिपेंड करता है। तो ये वाला 1 नंबर जो केस होगा मोशन में रहने वाला है, मतलब
एक तो हो सकता है इट इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट इट्स मोशन, और एक है कि वो एक्चुअली इट इज इन मोशन। अगर एक्चुअली इट इज इन मोशन मतलब तो एक्सीलरेटेड होगा, और अगर अबाउट टू स्टार्ट है तो F इज इक्वल टू एफ आर के बराबर होगा। तो ये दो केसेस हो गए, एक में लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस आ गया और एक में डायनेमिक फ्रिक्शन का केस आ गया। और लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड डायनेमिक फ्रिक्शन आर वन एंड द सेम थिंग, बिकॉज लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू डायनेमिक फ्रिक्शन एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन दोनों एक ही चीज है, बिकॉज डायनेमिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर ही होता है, उससे बड़ा डायनेमिक फ्रिक्शन नहीं हो सकता। उसको हम लोग अभी समझेंगे, बस थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी मैं आपको सिखाता हूं वो जो मैं बोल रहा हूं उसका क्या मतलब है। व्हाट इट? केस नंबर 2, यानी फर्स्ट केस के अंदर दो पार्ट आ गए, एक जहां पे इट इज अबाउट टू मूव और एक जहां पे इट इज मूविंग, तो दो केस आ गए। केस नंबर 2 व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। सेकेंड है जब बॉडी किस पर है? रेस्ट पर है। अगर मेरा बॉडी रेस्ट पर है, इफ द बॉडी इज एट रेस्ट, अगर मेरा बॉडी किस पर है? रेस्ट पर है। रेस्ट पर होगा तो ये वाला फ्रिक्शन काम करेगा क्या? ये तो एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन होगा। और यही वाला जो फॉर्मूला है मैंने आपको लिखवाया हुआ है, इसका पर हम क्या बनाएंगे? FBD बनाएंगे। नाउ विल ड्रॉ दी फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम अगर होगा तो ऊपर की ओर नॉर्मल, नीचे की ओर mg, एक ही फ्रिक्शन काम कर रहा होगा, पर चूंकि बॉडी रुका हुआ है तो इसे मैं क्या बोलूंगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। सरफेस पर अभी भी म्यू होगा, जिसे म्यू स्टैटिक के नाम से जानेंगे। तो नॉर्मल इज इक्वल टू किसके बराबर? mg के बराबर। F स्टैटिक इज इक्वल टू म्यू स्टैटिक इंटू नॉर्मल, F स्टैटिक इज इक्वल टू म्यू स्टैटिक इंटू mg, म्यू स्टैटिक इंटू mg। तो ये जो आपका फ्रिक्शन होता है इसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन, दिस इज द केस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये समझ में आ रहा है? तो आपने तीन केसेस, दो ही केस में आपने तीनों टाइप देख लिया। यहां पे बॉडी रेस्ट पर था, पहले वाले केस के जो पहला वाला केस था दैट वाज द केस ऑफ लिमिटिंग मोशन, जहां पे आपने F इज इक्वल टू क्या लिख दिया? FR लिखा। और सेकंड वाला जो केस बताया वो था F माइनस FR इज इक्वल टू MA के बराबर, वो क्या हो गया? आपका डायनेमिक फ्रिक्शन का केस हो गया। और एक नोट डाल के उसके नीचे लिख लीजिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू डायनेमिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू डायनेमिक फ्रिक्शन which is the maximum value of the friction, which is the maximum value of the friction, maximum value of the friction. Question number 1, find the value of the friction and its type. Find the value of the friction and its type. Find the value of the friction and its type. अब देखिए आपसे पहला सवाल क्या पूछ रहा है कि आपको वैल्यू कितनी है फ्रिक्शन की ये भी निकालनी है, और साथ साथ आपको ये भी निकालना है कि जो आपका फ्रिक्शन है वो कितना है और कौन सा है। दिस इज योर बॉडी जिसका मास 10 kg है और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है दैट इज ऑफ 100 न्यूटन। इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कितना है? 100 न्यूटन है। और म्यू की वैल्यू दी गई है 0.6, म्यू की वैल्यू दी गई है 0.6। आपको निकालना है द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपको इसको सॉल्व करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। अब आप सबसे पहले क्या करना चाहिए? इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहिए। जब आप इसका FBD बनाएंगे तो ये जब आप FBD बना रहे होंगे तो इसके ऊपर आप सारे फोर्सेस को दिखाएंगे। ऊपर की तरफ नॉर्मल, नीचे की तरफ मास इनटू ग्रेविटी, आगे की ओर एक फोर्स दैट इज 100 न्यूटन के बराबर, पीछे की ओर फोर्स दैट इज FR के बराबर। नाउ आई डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ FR, इसे हम लोग चेक करते हैं कि क्या इसकी वैल्यू होगी। अब जब आप FR सॉल्व करोगे, FR की वैल्यू होती है म्यू इनटू नॉर्मल के बराबर। अब पहले आप वर्टिकल फोर्सेस को बराबर कर लो। नॉर्मल इज इक्वल टू किसके बराबर? mg के बराबर। n इज इक्वल टू मास कितना दिया हुआ है 10 इंटू ग्रेविटी कितनी है 10, यानी ये कितना हो गया 100 न्यूटन। दिस इज 100 न्यूटन। FR अगर मैं निकालूं तो FR इज इक्वल टू 0.6 इंटू 100
एफ आर इज इक्वल टू कितना आ गया 60 न्यूटन, एफ आर इज 60 न्यूटन। अब यहां से मुझे एक चीज क्या करना होगा, कंक्लूड करना होगा, एस एफ आर इज लेस देन एफ, क्यों, ये 60 न्यूटन है और ये 100 न्यूटन है, एफ आर इज लेस देन एफ मीन्स द बॉडी इज इन मोशन, द बॉडी इज इन मोशन। और अगर मेरा बॉडी मोशन में है, बिकॉज भाई ये 100 न्यूटन है और ये 60 न्यूटन उसको फ्रिक्शन मिल रहा है, तो 40 न्यूटन से क्या कर रहा होगा, आगे की ओर भाग रहा होगा। तो जो 40 न्यूटन से चूंकि बॉडी आगे से भाग रहा है, द बॉडी इज इन मोशन, हेंस द टाइप ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, द फ्रिक्शन इज डायनामिक इन नेचर, द फ्रिक्शन इज डायनामिक इन नेचर। तो ये जो आपका फ्रिक्शन है वो क्या है, डायनामिक इन नेचर है। तो आपको ये डिसाइड करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन एज वेल एज द एक्सटर्नल फोर्स कि कितना बॉडी मोशन में है या फिर नहीं है। गॉट इट। अगर आपसे इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे नेक्स्ट चीज पूछ ले, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, सवाल आपसे पूछ ले व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, 40 न्यूटन से फोर्स, नेट फोर्स 40 न्यूटन है, मास 10 दिया हुआ है, एक्सेलरेशन F इज इक्वल टू, तो F इज इक्वल टू m है। तो यानी वो जो मैंने केस 1 का जो सेकंड केस बताया था, एक मेन केस के अंदर, फर्स्ट केस के अंदर जो सेकंड केस था, वहां पे मैंने इक्वेशन क्या लिखा था, F माइनस एफ आर इज इक्वल टू m इंटू ए के बराबर। F कितना है 100 न्यूटन, एफ आर कितना है 60 न्यूटन, मास कितना है 10, एक्सेलरेशन कितना है नहीं पता, 40 इज इक्वल टू 10a, a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन जिससे ये बॉडी आगे की ओर भाग रहा होगा दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। होप कि थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी आ रहा है फ्रिक्शन के ऊपर कि व्हाट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। आप बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन के अलावा जो मैक्सिमम फ्रिक्शन बॉडी रख सकता है उससे जो ज्यादा फोर्स लगाइएगा तभी बॉडी में एक्सेलरेशन में जाता है, और एल्स तब तक बॉडी एक्सेलरेशन में नहीं जाता है। कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द टाइप एंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, व्हाट इज द टाइप एंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। क्वेश्चन दूसरा जो है वो इसी तरह का क्वेश्चन है, सेम, सिर्फ क्या परिवर्तन हुआ है, सब कुछ सेम है, बट दिस टाइम दिस इज ओनली 60 न्यूटन, दिस इज ओनली 60 न्यूटन। आपको फाइंड द टाइप एंड द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन एज वेल एज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। जो सवाल हमने पहला किया था वही सवाल आपको यहां पर भी करना है, एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी भी आपको पता करनी है। अब जरा ध्यान से देखिए, वापस से आप फ्रिक्शन की वैल्यू निकालेंगे, एफ आर इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू इंटू एन के बराबर, एन इज इक्वल टू यहां पर भी क्या होगा एम जी, क्योंकि एफ बी डी तो अभी भी नहीं बदल रहा है ना, एफ बी डी में अभी भी क्या है, एन ऊपर, एम जी इधर, आगे की ओर एफ एक्सटर्नल, पीछे की ओर एक फ्रिक्शन काम कर रहा है। अब आप n इज इक्वल टू एम जी लिख रहे हैं, तो नॉर्मल इज इक्वल टू 10 इंटू ग्रेविटी कितना है 10, नॉर्मल कितना हो गया 100 न्यूटन, फ्रिक्शन एफ आर इज इक्वल टू 0.6 इंटू 100, एफ आर अभी भी कितना आया 60 न्यूटन आया, एफ आर इज 60 न्यूटन। अब मैं इक्वेशन लगाता हूं हॉरिजेंटल में, एफ माइनस एफ आर इज इक्वल टू एम ए के बराबर। चेक करते हैं एफ आर और एफ में क्या रिलेशन है, एफ आर इज इक्वल टू एफ, देखिए फ्रिक्शन कितना है 60 न्यूटन और एक्सटर्नल फोर्स कितना है, तो क्या ये पहला वाला केस का पहला केस है, पहला वाले केस का अगर पहला केस है तो मैं क्या कह सकता हूं कि बॉडी अभी अबाउट टू स्टार्ट, द बॉडी इज अबाउट टू स्टार्ट, अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, बॉडी इज अबाउट टू स्टार्ट। अब 0.01 फोर्स भी अगर इसके ऊपर बढ़ जाए तो ये क्या करने लग जाएगा, चलने लग जाएगा। तो यहां पे आप लिखेंगे वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन तो अभी भी यही होगा, वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन तो अभी भी यही होगा, पर यहां पे आप लिखेंगे द फ्रिक्शन फोर्स, द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी, द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी
इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन है तो फोर्स आप लगाओगे तो यही फॉर्मूला लगाओगे, F माइनस एफ आर इज इक्वल टू एम ए, 60 माइनस 60 इज इक्वल टू 10 इंटू ए, 0 इज इक्वल टू 10 इंटू ए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बॉडी चूंकि अभी मोशन में नहीं है तो उसमें एक्सेलरेशन होने के कोई चांसेस नहीं है। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन जो समझ में आपको आना चाहिए। मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज, ये लिख लिया, इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, 0 मीटर पर सेकेंड आएगा। मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज, मिटा दो इसे, व्हाट इज द टाइप एंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन as well as the acceleration. Find the value of the value and the type of friction as well as the acceleration for this same question. सिर्फ यहां पे कितना लिया हुआ है, 40 न्यूटन दिया हुआ है, इसे 40 न्यूटन दिया हुआ। चलिए सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहला काम तो यही करना होता है, आप क्या बनाओगे, एफबीडी बनाओगे, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम जब आप बना रहे हैं, ऊपर की ओर नॉर्मल, नीचे की ओर एमजी, आगे की ओर एक फोर्स एफ, पीछे की ओर एक फोर्स एफ आर। एफ आर एक बार बना निकाल लेते हैं, एफ आर इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। चूंकि नॉर्मल के साथ और कोई भी फोर्स नहीं है तो नॉर्मल किसके बराबर होगा, एमजी के बराबर। नॉर्मल इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, नॉर्मल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 न्यूटन। एफ आर इज इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल, एफ आर इज इक्वल टू 0.6 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 60 न्यूटन। एफ आर कितना आ गया, 60 न्यूटन आ गया। अब अगर मैं चेक करता हूं कि एफ इज ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि एफ इज लेस देन एफ आर। मैंने आपको केस नंबर 2 बताया था, अगर एफ जो है वो क्या हो जाए, एफ आर से छोटा है, तो मैं क्या बोलूंगा, यहां पे कौन सा फोर्स काम कर रहा है, द विच टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज एक्टिंग हियर, द फ्रिक्शन एक्टिंग हियर इज स्टैटिक फ्रिक्शन। तो आप लिखेंगे द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी इज स्टैटिक फ्रिक्शन, उसे क्या बोलते हैं आप, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालना है। फॉर्मूला अभी भी आप क्या लिखोगे, एफ आर माइनस एफ। व्हाई आई एम राइटिंग दिस टाइम एफ आर माइनस एफ, नॉट एफ माइनस एफ आर, बिकॉज एफ आर इज ग्रेटर देन एफ। एफ आर माइनस एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 60 माइनस फोर्स कितना आया, 40 इज इक्वल टू 10 इंटू ए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 20/10, दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर फोर्स पीछे की ओर ज्यादा है तो यहां पे आपने मैग्नीट्यूड अगर ले भी लिया है तो एक्सीलरेशन को जो आप रिप्रेजेंट करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन विल बी -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई, कोई डाउट? हाँ, क्या डाउट? स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब बॉडी तो मूव नहीं करेगा ना, स्टैटिक बॉडी मूव नहीं करेगा, लेकिन इक्वेशन तो बता रहा है कि वो एक्सेलरेशन आ रहा है उसके अंदर। लेकिन जब स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो वो तो सेल्फ एडजस्टिंग होता है। कौन? फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है। और बाकी लोगों को क्या लग रहा है, मैंने ये गलत है, लेकिन इनको तो गलत लग रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा गलत है कहीं पे। आप लोगों को क्या लग रहा है? इक्वेशन में कोई गलती है तो बताइए। इक्वेशन में कोई गलती नहीं ना, तो आप कैसे कहाँ पढ़ रहे हो? तो उल्टा सीधा कौन पढ़ा रहा है आपको? केस लिखा है द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज स्टैटिक फ्रिक्शन। आओ इधर आओ, आप कौन आएगा? आप ही आ जाओ। आप नहीं, चलो तुम ही आ जाओ, तुम ही बहुत होशियार बन रहे, इधर आओ। ये जो एक्सेलरेशन आया है, ये 100% गलत आया है। क्यों? आपने केस लिखा स्टैटिक फ्रिक्शन का, तो बॉडी रेस्ट पर दी, बॉडी रेस्ट पर है मतलब उसमें एक्सेलरेशन 0 आना चाहिए। इस कहानी में थोड़ी सी गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है उसको भी हम लोग समझते हैं। क्या गड़बड़ी है? मान लीजिए कि ये एक
बॉडी है, इसका मास 10 किलो है और इसका जो सरफेस पर जो म्यू है दैट इज 0.6। अब मान लीजिए कि इसको मैं इधर एक साइड से 100 न्यूटन से खींच रहा हूं, इसका फ्रिक्शन कितना एक्ट कर रहा है? 10 किलो का ये है, इसके ऊपर वेट आ जाएगा 100 न्यूटन का और 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? 60 का, जो अभी तक सारे केसेस में हम लोग करते हैं। मैं इसको क्या फोर्स लगा के खींच रहा हूं? 100 न्यूटन से। ये खुद कितना फोर्स बर्दाश्त किया हुआ है? 60 न्यूटन। मतलब इसको बेसिकली मुझे अगर इस जगह से हिलाना है तो मुझे 60 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाना होगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो रुके हुए में फ्रिक्शन काम कर रहा है वो कितना है? 60 न्यूटन है। यानी जब तक मैं अभी 61वां न्यूटन इसको नहीं लगाऊंगा ये हिलेगा ही नहीं यहां से। ऐसा कि ये यहां खड़ा है और मेरा बेटा इसको खींच रहा है, ये यहां पे खड़ा हुआ है शशांक और मेरा बेटा इसको खींच रहा है, खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा, क्योंकि वो इससे ज्यादा फोर्स का, वो ज्यादा वैल्यू का फोर्स नहीं दे सकता। यानी अगर ये 60 न्यूटन इसको मिनिमम जो फोर्स जिसको इसको हिलाने के लिए चाहिए वो कितना है? 60 न्यूटन से थोड़ा ज्यादा, और मेरा बेटा 30-20 ही लगा पाएगा। लेकिन मैं अगर मान लीजिए 60 की जगह पे 61 लगाता हूं तो ये क्या करेगा? मूव करेगा। ये मूव करेगा और इस तरफ किस स्पीड से आ रहा होगा? किस एक्सीलरेशन से? 1 न्यूटन एक्स्ट्रा फोर्स लगा होगा जो इसको मूव कराने के काम आ रहा है। बाकी 60 न्यूटन तो ये खा के बैठा हुआ है, क्योंकि 60 न्यूटन तो वो फोर्स था जो इसको हिलाने के लिए चाहिए। ऐसे समझिए कि कोई कार है, अब कार को आप धक्का लगा रहे हैं, कई बार ऐसा होता है ना, बहुत भारी कार होता है तो 2 लोगों को ऐसे करके धक्का लगाना पड़ता है कार को, है ना? क्यों? उस कार का जो अपना वजन है जिसकी वजह से वो जो फ्रिक्शन उसके शरीर पर लग रहा है उससे ज्यादा फोर्स लगाओगे तब ना कार चलना स्टार्ट होगा। अगर तुम उससे कम ही फोर्स लगा रहे हो वो कार जिंदगी में हिलेगा? कभी नहीं हिलेगा। ऐसे ही ये सपोज करो 60 न्यूटन फोर्स अपने अंदर रखता है, दैट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स जो कि ऑलरेडी कहां लग रहा है? पीछे की ओर। इफ यू आर ट्राइंग टू पुल हिम दिस साइड, फ्रिक्शन ऑलरेडी किधर लगने लगा? पीछे की ओर। 60 न्यूटन ये तो रह सकता है 60 न्यूटन में। जैसे तुम 50 लगा रहे हो हिलेगा, 40 लगा रहे हो हिलेगा, यहां पे कितना लगाए हैं? हिलेगा? ये हिलेगा ही नहीं। और आप लोग जो आंसर अभी निकाले उसका क्या मतलब पता है? मैं इस ये बॉडी है, मैं इसको 40 से खींचूंगा और जैसे मैं इसको 40 से खींचूंगा ये 20 से उस तरफ भागने लग जाएगा। यही हुआ ना? FR माइनस एफ 60 माइनस 40 इज इक्वल टू 20/10 माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माने कोई कार है उसको आप धक्का लगा रहे थे लेकिन आपने उसके औकात से कम धक्का लगाया तो कार आपके ऊपर चढ़ के पीछे भाग गई। इसका तो यही मतलब हुआ। ये तो सरासर गलत हो गया। ठीक है, तो क्या कहानी है? ये भाई साहब तभी यहां से मूव करेंगे जब इसके ऊपर 60 न्यूटन से ज्यादा का वैल्यू लगेगा। पहले वाला केस में मैं इसको कितना लगा रहा था? 100 न्यूटन। 60 तो एक खा गया, बचा कितना? 40। इसका वजन 10 था, 40/10 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मेरे साथी इधर आ गया। पहला वाला केस। सेकेंड केस, इसका फोर्स खाने का क्षमता कितना था? दैट इज द फ्रिक्शनल वैल्यू कितना था? 60। मैंने भी कितना लगाया? 60। अभी ये चल नहीं रहा है लेकिन इसको पता है कि अब अगर 0.01 फोर्स भी आगे इधर लगाएगा ये चलने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एकदम लास्ट वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन पे है, जो मैंने वो डस्टर के केस में आपको दिखाया था। इट वाज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट। लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा हुआ है। लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा मतलब ये खुद चलने लग गया। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो एक क्या बोलता भाई साहब? सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन होता है। सेल्फ एडजस्टिंग मतलब अगर आप उसका औकात 60 का है, तुम अगर इसके ऊपर इधर 40 लगा रहे हो तो इसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन 40 ही लगेगा, तब ना नेट फोर्स 0 होगा और ये बॉडी नहीं मूव करेगी। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ वेरिएबल फ्रिक्शन। ऐसे समझो, ये बॉडी है जो 60 न्यूटन का फ्रिक्शन लगा सकती है अपने बॉडी पर तुम अगर इसको 10 न्यूटन से खींचोगे तो ये तो हिलेगा नहीं। तो 10 न्यूटन के करस्पॉन्डिंगली इसके ऊपर कितना फ्रिक्शन लगेगा? 10 न्यूटन ही लगेगा। मैं इसको 10 से अगर इधर खींच रहा हूं तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा? 10 न्यूटन। मैं 20 से खींचूंगा तो इसके ऊपर कितना लगेगा? 20 न्यूटन। मैं 30 से खींचूंगा तो 30, 40। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन जो क्या होता है? सेल्फ एडजस्टिंग। सेल्फ एडजस्टिंग मतलब वो वेरिएबल फ्रिक्शन है। वेरिएबल फ्रिक्शन मतलब जितना एक्सटर्नल फोर्स लगेगा करस्पॉन्डिंगली द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन विल चेंज। समझ में आया? कब तक ये मेरे को ऐसा खिलाता रहेगा? जब तक मैं 60 के बराबर ना ले आऊं। 60 कहां से आता है? ये देखिए 60 यहां से आया। 60 से ज्यादा जाओ, 60 से ज्यादा जैसे ही मैं उसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा
बॉडी चलने लग जाएगी। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन इज दैट फ्रिक्शन विच हैज एडजस्टिंग या वेरिएबल वैल्यू। यहां पर जो कैलकुलेशन किया है ये सरासर क्या है, गलत है। आई वाज जस्ट चेकिंग कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि नहीं। सब लोग हाँ हाँ बोल रहे थे तो मैं भी खुश हो रहा था, लेकिन ये लड़के ने पकड़ लिया। फ्रिक्शन द मोमेंट एफ जो है वो छोटा है तो आप कह सकते हो कि एफ आर की वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगी, एफ के बराबर, जब जब ये छोटा होता है। एफ आर क्या है, नॉट दिस, दिस इज दी मैक्सिमम। इसको आप एफ आर ना लिखिए, इसको आप एफ एल लिखिए, दिस इज लिमिटिंग वैल्यू। वेयर एज यहां पर जो आप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, एफ एस। एक्सटर्नल कितना है 40 न्यूटन, तो एफ एस भी कितना होगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी एग्जैक्टली इक्वल टू दी फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। वेयर एज लिमिटिंग फ्रिक्शन इज 60 न्यूटन। 60 न्यूटन के पहले फ्रिक्शन की वैल्यू अगर आप चेंज कर सकते हैं, यानी जितना एक्सटर्नल फोर्स होगा उसके करस्पॉन्डिंगली द स्टैटिक फ्रिक्शन विल एडजस्ट। तो ये जो फ्रिक्शन है जब F इज लेस देन FR तो ये कौन सा फ्रिक्शन है, दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, एक्सटर्नल फोर्स के बराबर। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स इस क्वेश्चन में कितना था 40, तो Fs किसका हो गया 40। अगर यहाँ पे 30 होता तो Fs कितना होता 30, अगर ये 20 होता तो Fs कितना होता, यानी अगर 60 के नीचे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है तो वो ही क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर होगा। याद रखिएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ वेरिएबल फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। ऐसा कभी नहीं होता कि मान लीजिए मेरा बेटा मेरे को धक्का देने की कोशिश कर रहा था तो दिया धक्का और मैं उसके देह पर लुढ़क गया, मर जाएगा वो। आप यही अभी आप लोग जो अभी आंसर निकाले -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि कोई अगर बॉडी कम ताकत से किसी चीज को धक्का लगाएगी तो उसका फ्रिक्शन उसको धक्का लगाते हुए उसके ऊपर चढ़ते हुए पार हो जाएगा। संभव है, तुम्हारे किसी बॉडी को धक्का लगा रहे हो वो नहीं हिलेगा, पर ऐसा नहीं होगा कि अच्छा तुम धक्का लगाया वो गुस्सा हो गया, तुम धक्का लगाया ले जाके मर, यू कैन नॉट डू दैट। पर आप लोग का जो आंसर है वो यही है, आपने एक बॉडी को धक्का लगाया 40 न्यूटन से, उसके पास फ्रिक्शन की वैल्यू थी 60 न्यूटन, उन्होंने कहा अच्छा तुम 40 न्यूटन का मेरे ऊपर फोर्स लगाया, रुक 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 20 न्यूटन जा, उसके देह पे चढ़ा दिया गाड़ी, बोले जाओ साले मरो तुम। नॉट पॉसिबल। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इज ऑलवेज एडजस्टिंग, सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। तो जो 3 एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं यही कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए दिया गया है। और वैल्यूज आप देख सकते हैं बहुत ही क्लेवरली 100, 60 और 40 लिया गया है, जिसमें एक केस में the value of friction external force was greater than static friction, in one case it was equal to the friction value and in one case it was less than the friction value. In case of less than the friction value the static friction will be equal to the value of the friction. तो उसी को आप स्टेटमेंट में लिख दे, as F external is less than limiting friction, as F external is less than, ये ना जो मैंने आपने अगर लिख लिया है तो उसको बड़े अक्षरों में ब्रैकेट में बंद करके लिखिए, दिस इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट, ताकि आपको पढ़ते वक्त भी याद आए। गोज मत दीजिएगा पकड़ के उसको, वो लिखे रहने दीजिए कॉपी में, लिख के उसके बगल में उसको ब्रैकेट करके लाल पीला चांद तारा ओम जो जो भगवान को आप मानते हैं वो सब भगवान का साइन लगा के लिखिए। यू कैन नॉट डू दिस, दिस इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। व्हाट इज द करेक्ट कॉन्सेप्ट? द करेक्ट कॉन्सेप्ट इज एज द एफ एक्सटर्नल इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, as the F external is less than limiting friction, therefore the value of static friction is equal to the external force. Therefore the value of static friction is equal to the external force, that is 40 Newton in above case, that is 40 Newton in above case, 40 Newton in above case. और एक्सेलरेशन उस बॉडी का क्या होगा? एक्सेलरेशन विल बी 0 बाय विच इक्वेशन? एक्सेलरेशन विल बी 0 बाय द इक्वेशन ऑफ F minus Fs is equal to mass into acceleration. 40 minus 40 is equal to 10 into acceleration. 0 is equal to 10 into acceleration. Therefore, acceleration is equal to 0 meter per second square. Obviously, if the body is not moving, if the body is at rest, the acceleration will be 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चाहे लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा हो या स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा हो, बॉडी हमेशा रेस्ट पर रहती है। बॉडी सिर्फ मोशन में तभी आती है जब आप
लिमिटिंग फ्रिक्शन से कुछ थोड़ा सा भी फोर्स आप क्या कर दें, ज्यादा लगा दें, तो उस टाइम पर बॉडी मूव करने लग जाती है और फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट, देयर विल नो मोर, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, इससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं हो सकता। तो इससे ज्यादा अगर फ्रिक्शन नहीं हो सकता, यानी अगर आपसे कोई पूछे कि क्या फ्रिक्शन की जो फॉर्मूला है म्यू इंटू एन के बराबर होता है, क्या फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला है वो म्यू इंटू एन के बराबर होता है, बोले हां सर होता है, लेकिन नॉट ऑलवेज, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन, दिस इज नॉट द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन। इससे ज्यादा किसी बॉडी पर फ्रिक्शन नहीं लग सकता है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, बिकॉज वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन वेरीज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम फ्रिक्शन, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन तक फ्रिक्शन का वैल्यू डिपेंड करता है। एक छोटा सा ग्राफ बनाता हूं, उससे आपको फर्दर और क्लैरिफिकेशन मिलेगा। नोट का सेकंड पॉइंट लिखें, स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ वेरिएबल फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ वेरिएबल फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन is a variable friction, static friction is a variable friction whose value changes from 0 to, whose value changes from 0 to the maximum value, that is the value of limiting friction, and then becomes constant, and then becomes कांस्टेंट, एंड देन बिकम्स कांस्टेंट। तो ये आपका फ्रिक्शन का, फ्रिक्शनल फोर्स का ग्राफ है। दिस इज फ्रिक्शन एफ, फ्रिक्शनल फोर्स वर्सेस एफ एक्सटर्नल, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स वर्सेस एफ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, इस तरह से ग्राफ बनता है। जब एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या होगा, 0। जब एक्सटर्नल फोर्स धीरे 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 बढ़ता गया, एक पॉइंट, जिस पॉइंट को आप क्या बोलते हैं, ऐसा एक पॉइंट जिस पॉइंट को आप क्या बोलते हैं, एफ लिमिटिंग बोलते हैं, तब तक ये वैल्यू क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। एफ एक्सटर्नल बढ़ेगा, फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता जाएगा। 0 है तो 0, 10 है तो 10, 20 है तो 20, 30 है तो 30, 40 है तो 40, 50 है तो 50, 60 है तो 60। उसके बाद ये एक्सपेरिमेंटल है, स्लाइटली लेस हो जाता है, और उसके बाद क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। उसके बाद क्या रहता है, ग्राफ कांस्टेंट रहता है। यानी एक वैल्यू के बाद चाहे आप कितना भी चेंज करें, कितना भी क्या करें, चेंज करें एक्सटर्नल फोर्स को, द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन विल बी कांस्टेंट। ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि इसे आप बोलते हैं Fs, इसे आप बोलते हैं Fd, इसे आप कहते हैं Fl। Fl इज स्लाइटली ग्रेटर देन Fd। ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो स्लाइटली ग्रेटर देन क्या होता है, Fd होता है। दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। इसके बाद जो Fd लगा हुआ है, इसी Fd को आप क्या बोलते हो, डायनामिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन, इसी को आप डायनेमिक फ्रिक्शन या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। और Fs को आप क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस Fs, दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स बढ़ रहा है, वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स बढ़ रहा है, वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। पर एक क्षण के बाद ये वैल्यू क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। नो मोर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन वंस इट रीचेस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो एक रिलेशनशिप याद रखिएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू डायनेमिक फ्रिक्शन। वैसे जनरली हम लोग मैथमेटिकल पर्पस के लिए क्या मानते हैं, Fl इज इक्वल टू Fd के बराबर, मैक्सिमम फोर्स इज इक्वल टू डायनेमिक फ्रिक्शन। लेकिन एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट Fl is slightly greater than equal to Fd के बराबर। Types of friction on the basis of its origin, types of friction on the basis of its origin. What is origin? Origin can be internal or external. A force can be either internal friction, internally किसी बॉडी के अंदर फ्रिक्शन हो सकता है, या फिर externally। तो लिखें, there are mainly two types of friction,
देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. पहला इंटरनल फ्रिक्शन, सेकेंड इज एक्सटर्नल फ्रिक्शन. अभी जो कुछ भी हम लोगों ने बात किया, दिस वॉज ऑल अबाउट एक्सटर्नल फ्रिक्शन. वॉट इज इंटरनल फ्रिक्शन? कैन यू हैव एनी एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन? अंदरूनी फ्रिक्शन, इनर्शिया. इनर्शिया इज रेजिस्टेंस टुवर्ड द मोशन, फ्रिक्शन नहीं है. फ्रिक्शन क्या है? एक एग्जांपल दूंगा तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलता है. व्हाट इज इंटरनल फ्रिक्शन? वैसे इंटरनल फ्रिक्शन के कई सारे और भी उदाहरण हो सकते हैं. आपके जीवन में भी कई बार ऐसा होता होगा. पर जब जीवन में ऐसा कुछ होता है और आप दो रास्ते पर चलते हैं, मैं ये करूं या ये करूं, ऐसा करूं या वैसा करूं, इस तरह का जब सिचुएशन आता है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यू एंड योरसेल्फ. आप खुद की किसी बात से खुद ही के साथ लड़ते हैं अंदर ही अंदर. दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट. तो जब अंदर से कुछ होता है, दैट इज इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट. पर आप कुछ बोल रहे हो और सामने वाला कुछ और बोल रहा है, देन इट इज एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट. इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ फ्रिक्शन ओनली. नो, घर्षण ही तो हो रहा है. मेरा और आपका झगड़ा हो जाए, घर्षण ही तो है, पर ये एक्सटर्नल घर्षण है. और कई बार मैं खुद से खुद का भी झगड़ा करता हूं. मैं कह रहा मेरे को यार ये काम नहीं करना चाहिए था, पर मन ने कहा नहीं करना चाहिए था, पर आपने कर लिया. तो ये जो आपकी लड़ाई आपके खुद के साथ हुई अंदर, दिमाग के अंदर, ब्रेन में, दैट वाज इंटरनल फ्रिक्शन. तो वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है. तो ये सब तो खैर इमोशनल बातें हो गई. आप बोले सर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ाने लग गए, पर हम लोग यहां क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स के अंदर इंटरनल फ्रिक्शन कहां देखा जाता है? व्हेन द फ्रिक्शन इज बिटवीन द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. पूरे एटमॉस्फेयर में एक लेयर दूसरे लेयर के साथ अगर फ्रिक्शन दिखा दे, दैट इज ऑल्सो फ्रिक्शन. आप देखे होंगे दो लिक्विड्स के लेयर आपस में फ्रिक्शन दिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी. एक लेयर दूसरी लेयर के साथ फ्रिक्शन दिखा दे. यहां पे क्या हो रहा था? वन बॉडी वॉज इन फ्रिक्शन विथ अनदर बॉडी. ये बॉडी उस बॉडी के मोशन को अपोज कर रहा था. तो देयर वॉज टू बॉडीज इन्वॉल्व, देन वी कॉल इट एज एक्सटर्नल फ्रिक्शन. बट ये ओनली वन बॉडी इज इन्वॉल्व. सपोज लिक्विड्स, मैं एग्जांपल देता हूं. आप जैम देखें, आप ग्रीस देखें, आप टोमेटो केचप देखें, आप पानी देखें. अच्छा, एवरीथिंग अगर मैं बोतल को ऐसे करूंगा, दे हैव सेम स्पीड? नहीं तो फिर वो गाना कैसे निकाला उसने, वो टोमेटो केचप वाला, आजा आजा, वो बोतल के वो दिखा रहे हैं ना. तो वो इसका मतलब नहीं आ रहा है आसानी से. पर हैव यू एवर कॉल्ड पानी, अब आ जाओ आ जाओ, वो आप बस खोल के रख लीजिए, नहा लीजिएगा आप. तो पानी को आपको बुलाना नहीं पड़ता. वेयर आप टोमेटो केचप को बुलाते हैं. जैम को तो जिंदगी भर बुलाएगा तो भी नहीं आएगा. जैम को तो जिंदगी भर बोलते रह जाए. चलिए, जैम तो फिर भी हो सकता है कि थोड़ी देर में आ जाए. ग्रीस का डब्बा अगर आपने रख लिया, और चाहे मूव का डब्बा है या फिर बाम है, झंडू बाम है, अब झंडू बाम को आप उल्टा लटका के उसको प्रार्थना करते रहिए, प्लीज आ जाओ, प्लीज आ जाओ, मैं लगाना चाहता, वो कभी जिंदगी में आपके पास नहीं आएगा. कुछ तो ऐसा प्रॉपर्टी उसके अंदर इन्वॉल्व है जो उसको खुद से आने नहीं दे रहा है. वन लेयर ऑफ झंडू बाम इज नॉट अलाउइंग द अदर लेयर ऑफ झंडू बाम. तुम ऐसे जाएगा रे बेहुदा, आओ चल अंदर, उसको अलाउ नहीं कर रहा है. यानी देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन टू लेयर्स ऑफ झंडू बाम, देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन टू लेयर्स ऑफ ग्रीस, देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन टू लेयर्स ऑफ जैम, देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन टू लेयर्स ऑफ टोमेटो केचप. ये जो लेयर का लेयर में फ्रिक्शन है, दैट इज इंटरनल फ्रिक्शन. आर टू सरफेसेस इन्वॉल्व? यस, बट आर द टू सरफेस डिफरेंट? नो, बोथ द सरफेसेस आर सेम. इस तरह का जहां फ्रिक्शन होता है, खुद का खुद से, आप अपने अपने आप से लड़ रहे हैं अंदर ही अंदर, डिप्रेशन में चले गए लड़ते लड़ते, दैट इज इंटरनल फ्रिक्शन. पर आप किसी सामने के साथ लड़ाई कर रहे हैं, और लड़ाई करने बाद मार पीट के उसका सबका बता रहे हो, यार आज बड़ी मजा आ गया, धाम धूम, अब वो सेंस ऑफ प्राइड मोरे हैं उसको, मुंह छोड़ दिए. अच्छा, खुद के साथ लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते पता है डिप्रेशन में चले गए, कोई दवाई खाने लगे, कभी सो रहे, उठ ही नहीं रहे, दोबारा लोग उठा रहे फिर भी नहीं उठ रहे. कई बार तो सुशांत सिंह बन जाएंगे. खैर तो इस तरह का जो फ्रिक्शन होता है, जहां पर एक लेयर अपने ही किसी और लेयर के साथ फ्रिक्शन में रहता है, दैट इज इंटरनल फ्रिक्शन. वेयरएज एक लेयर किसी दूसरे बॉडी के लेयर के साथ फ्रिक्शन में रहता है, दैट इज एक्सटर्नल फ्रिक्शन. तो ये लिखिए, इंटरनल फ्रिक्शन. इट अराइजेज on account of relative motion between two layers of, it arises on account of relative motion between two layers of a fluid. मैं फ्लूइड बोल रहा हूं, इसका क्या मतलब है?
दैट कैन बी लिक्विड एज वेल एज गैसेस। ब्रैकेट में लिख लीजिए, फ्लूइड मींस गैस भी हो सकता है या फिर लिक्विड भी हो सकता है। फुल स्टॉप। इन केस ऑफ फ्लूइड्स द इंटरनल फ्रिक्शन इज रेफर्ड एज विस्कोसिटी। इन केस ऑफ फ्लूइड्स द इंटरनल फ्रिक्शन इज नोन एज विस्कोसिटी, दैट इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी। और विस्कस फोर्स एक्ट करता है उन दोनों के बीच में, लिख लीजिएगा, एंड द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द लेयर्स इज नोन एज विस्कस फोर्स। तो जो इंटरनल फ्रिक्शन होता है फ्लूइड के केस में उसको विस्कोसिटी बोलते हैं, और जो फोर्स एक्ट करता है उसे क्या बोलते हैं? विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स, FVISCIOUS, विस्कस फोर्स। नेक्स्ट लिखें एक्सटर्नल फ्रिक्शन। It arises when two bodies in contact with each other. It arises when two bodies in contact with each other try to move, or there is an actual motion. Tries to move. Try to move कर रहा है मतलब रुका हुआ है या चलने की कोशिश कर रहा है। रुका हुआ है माने स्टैटिक फ्रिक्शन, चलने की कोशिश कर रहा है मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन, या चल रहा है मतलब डायनेमिक फ्रिक्शन। तो it arises when two bodies in contact with each other try to move, or there is an actual motion between two bodies. This external friction is called as contact friction. This external friction is known as contact friction. This external friction is known as contact friction. Full stop. This external friction is called as contact friction. लिखें, the external friction are of three types. The external friction are of three types. अब वापस से हम लोग वो जो तीन फ्रिक्शन की जानकारी आपको मिली थी उसके डेफिनेशन को अच्छे तरीके से लिखेंगे। पहला लिख लीजिए स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकेंड लिख लीजिए लिमिटिंग फ्रिक्शन, थर्ड लिख लीजिए काइनेटिक फ्रिक्शन। और एक और फ्रिक्शन मैं इंट्रोड्यूस करूंगा थोड़ा आगे चल के, दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। These are the types of kinetic friction. अभी तो सिर्फ काइनेटिक फ्रिक्शन बताया ना, डायनेमिक फ्रिक्शन क्या होता है। तो जब बॉडी मोशन में रहती है तो डायनेमिक फ्रिक्शन है, फिर बाद में बताऊंगा व्हाट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड व्हाट इज रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये सब अभी लिखना है, अभी आप बस इतना ही लिख दीजिए। एक्सटर्नल फ्रिक्शन कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। वन इज स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकेंड इज डायनेमिक फ्रिक्शन एंड थर्ड इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहां तक रखते हैं, अगली क्लास में फिर स्टैटिक फ्रिक्शन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, काइनेटिक फ्रिक्शन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ते हुए कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे, और उसके बाद फिर टेंशन का जो पुली ब्लॉक सिस्टम उसमें जाएंगे, कुछ वेज के ऊपर रख के डब्बों को स्लाइड कराएंगे। इस तरह से कुछ न्यूमेरिकल करते हुए इस चैप्टर को हम लोग विदा कर देंगे। लास्ट में एक छोटा सा पार्ट और रह जाता है, दैट इज सर्कुलर मोशन, यानी बैंकिंग का कॉन्सेप्ट, कि वो कार कैसे बैंक रोड पर किस तरह चलता है, ये सब हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास को अटेंड करने के लिए।